नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसका जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर्स में। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, नत्रजन वाले उर्वरक हैं, इसके अलावा इनका जो सामान्य परिचय था उसके बारे में चर्चाएं की थी। और अब जो दूसरा वीडियो है फर्टिलाइजर 2, इसमें अपन बात करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स यानी फास्फोरस वाले उर्वरक। फास्फोरस वाले उर्वरक या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। देखिए, इसमें से जो क्वेश्चंस आता है वो आपको कोई भी उर्वरक दे देंगे फर्टिलाइजर, और उसमें फिर न्यूट्रिएंट जो कंटेंट पूछेंगे कि किसमें कितना पोषक तत्व या कितना मान होता है। तो देखिए, पहले अपन एक इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। जो अपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, जो फास्फोरस वाले उर्वरक है, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका जल में घुलनशील, जल में विलेय। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो जल में तो अविलेय होता है लेकिन साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं, है ना। जल में तो इनसोल्यूबल होते हैं और साइट्रिक अम्ल में सोल्यूबल होते हैं। साइट्रिक अम्ल में विलेयी होते हैं। और तीसरा, आप जो दोनों में इनसोल्यूबल रहते हैं ना, दोनों में, है ना, बोथ वाटर एंड सिट्रिक एसिड, दोनों में अविलेय। अब इनके अपन जो है एक एक दो दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट पढ़ेंगे, है ना। एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे उर्वरक फास्फोरस वाले जो पानी में घुलते हो, ऐसे जो पानी में नहीं घुलते हो लेकिन साइट्रिक अम्ल में सोल्यूबल हो, और थर्ड जो बोथ ऑफ वाटर एंड सिट्रिक एसिड दोनों में इनसोल्यूबल हो, है ना। अब अपन सबसे पहले लेंगे जल में विलेय। जल में विलेय, जल में विलेय या वाटर सोल्यूबल, है ना। तो वाटर सोल्यूबल में सबसे पहले एक नंबर पे आता है आपका HSP, सिंगल सुपर फास्फेट। HSP, सिंगल सुपर फास्फेट। ये सिंगल सुपर फास्फेट की सीरीज में SSP भी होता है, DSP भी होता है, TSP भी होता है, 3 होते हैं, सिंगल, डाई और ट्राई, है ना। तो अभी अपन इसमें पोषक तत्वों की 2-3 बार पहले भी बात कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी। फास्फोरस तो हो जाएगा 16%, इसके अलावा इसमें कैल्शियम हो जाएगा 19%, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें सल्फर। सल्फर कितना होता है? 12% होता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो वैसे अपने इस जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला या सूत्र मेरे ख्याल से शायद ही पूछा जाए। अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CaHPO4 की जो है माइनस, और माइनस के बाद में होल ट्वाइज और डॉट H2O। Ca कैल्शियम, HPO4 माइनस की होल ट्वाइज, और फिर ये, है ना। तो ये हो गया आपका SSP। SSP के बाद में फिर 2 नंबर पे आता है। अच्छा, SSP का कभी कभी अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले किसी हायर कंपटीशन में, इसका निर्माण जो होता है वो रॉक फॉस्फेट की H2SO4 के साथ में क्रिया करवाते हैं ना, उससे होता है। रॉक फॉस्फेट की क्रिया हम कराएंगे H2SO4 के साथ में, हाइड्रोजन H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ना। फिर दोस्तों 2 नंबर पे आता है DHP, और DHP को हम क्या बोलेंगे भाई? डाई सुपर फास्फेट। वो सिंगल था तो ये डाई हो जाएगा, डाई सुपर, डाई सुपर फास्फेट। और डाई सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस होता है वो होता है 32%। कितना होता है? 32% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। और इसमें रॉक फॉस्फेट को फॉस्फोरिक एसिड के साथ में मिला के इसकी क्रिया की जाती है। इसमें रॉक फॉस्फेट ये रहा, और प्लस इसको बनाने के लिए और क्या मिलाएंगे? फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल। इसके बाद में फिर DHP के बाद में 3 नंबर पे आएगा THP। ये जेड सॉरी ICAR 2017-18 के बीच में जो पूछा हुआ भी है, जैसे सिंगल सुपरफास्फेट हो गया, फिर डबल हो गया, और फिर ट्रिपल हो गया, है ना। तो यहां देखिए फास्फोरस 16 था, यहां कितना कर दिया? 32 कर दिया, और लास्ट में जो ट्रिपल हो जाएगा 16 48 हो गया ना, तो इसमें फास्फोरस हो जाएगा 48%।
कितना परसेंट हो जाएगा? 48। तो कई बार कंपटीशन को टफ करने के लिए डाई ट्राई में से जो है कुछ भी कोई सा भी फास्फोरस आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में जल विलेय में ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा चौथा जो भी एग्जाम्पल है अपना वो आता है आपका DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगर इसका आप सूत्र देखना चाहो तो NH4 के होल ट्वाइस डॉट HPO4 माइनस होता है ना, अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा NH4 की होल ट्वाइस डॉट HPO4 माइनस, है ना। ये आप ट्वाइस यहां भी ले सकते हो नीचे, होल ट्वाइस है ना, NH4 की होल ट्वाइस। NH4, एक मिनट, 1 मिनट सॉरी, थोड़ा सा ये यहां नहीं रहेगा। NH4 की होल ट्वाइस डॉट HPO4, ये इसका सूत्र हो गया। आपको ज्यादातर इस लेवल पे पूछेंगे नहीं, आपसे न्यूट्रिएंट कंटेंट पूछा जाएगा। इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन होता है 18% और फास्फोरस 46 से 48% होता है। और DAP के बारे में हम तमाम प्रकार की जानकारियां अपन देख चुके हैं कि ये एक जटिल संयुक्त या यौगिक फर्टिलाइजर भी है, क्योंकि इसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। बहुत सी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। DAP में आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट, है ना। जैसे DAP होता है वैसे ही एक MAP होता है। D यानी डाई, M यानी मोनो, यानी मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी होता है और डाई अमोनियम फॉस्फेट भी होता है। तो एक होता है MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। और मोनो अमोनियम फॉस्फेट में नत्रजन 13 होता है, थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिवली आपके DAP के, है ना। तो N इज इक्वल टू 13% और P इज इक्वल टू 48, ऑलमोस्ट सिमिलर टू DAP। DAP के लगभग बराबर सा ही होता है ना, 46-48 के आसपास होता है ना। इसके बाद में दोस्तों जो है जल विलेयी उर्वरकों में हम पढ़ते हैं अमोनियम पॉलीफॉस्फेट APP, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। APP अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। और अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में जो नत्रजन है वो आपकी होती है 11% के आसपास और फास्फोरस होती है 37%। नत्रजन होती है 11% और फास्फोरस होती है उसमें ऑलमोस्ट 37% के आसपास होती है ना। तो ऐसे करके आप ये 2 3 4 5 इनमें जितना मैंने आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो जल में घुलते हैं इनमें 2 को आपको लर्न करना ही करना है। कौन कौन से विशेष या नोट में अगर आप लिखना चाहें तो एक तो HSP की प्रत्येक एक चीज याद होनी चाहिए और दूसरी DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट की याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। ये हो गए वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और अब आएंगे वाटर इनसोल्यूबल बट साइट्रिक अम्ल में सोल्यूबल, है ना। तो जल में अविलेय, जल में नहीं घुलेंगे, जल में अविलेय, और साइट्रिक अम्ल में विलेय यानी साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। साइट्रिक अम्ल में विलेय, है ना। तो इनमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जैसे फॉर एग्जांपल DCP, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, DCP या डाई कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा। जो DCP में जो आपके न्यूट्रिएंट्स आएंगे, फास्फोरस ज्यादा रहेगा 33 से 40 और कैल्शियम रहेगा आपका 23%। तो फास्फोरस हो जाएगा इसमें 33 से 40 और कैल्शियम रह जाएगा इसमें आपका 23% के आसपास। तो थोड़ा सा DCP वगैरह वैसे कम ही पूछते हैं लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इनको देख के रखना। DCP के बाद में आता है 2 नंबर पे बेसिक स्लग, बेसिक स्लग। जो बेसिक स्लग होता है ये जो स्टील के आपके उद्योग होते हैं, इन स्टील के उद्योगों से निकला हुआ धातुमल होता है। स्टील के जो बर्तन बनाते हैं ना उनसे निकला हुआ धातुमल होता है बेसिक स्लग, है ना। तो बेसिक स्लग में जो है
फास्फोरस होता है आपका 14 से 18 और कैल्शियम वही 33 से 35% के आसपास होता है, 33 से 35 के आसपास होता है। इसके बाद में आप जैसे बेसिक स्लग हो गया, डीसीपी हो गया, इसके अलावा जैसे लाइमस्टोन है, रहमेनिया फॉस्फेट है ना, तो आप चाहो तो फॉर एग्जांपल के लिए एक दो और लिख सकते हो, रहमेनिया फॉस्फेट, रहमेनिया फॉस्फेट। रहमेनिया फॉस्फेट में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम लगभग 23 से 26% पाया जाता है। लाइमस्टोन कैल्शियम में भी जो 32-33% होता है लाइमस्टोन में। 32-33% के आसपास। इसमें से अगर कोई अगर कभी कभार पूछ भी ले, वैसे चांसेस कम है, इनमें ऐसे जरूर पूछा जा सकता है कि निम्न में से जल विलेय कौन सा है नहीं है, तो आप थोड़ा सा देख लेना कि ये पानी में नहीं घुलेंगे, साइट्रिक अम्ल में घुलेंगे। फिर भी अगर देखना चाहो तो थोड़ा सा डीसीपी और बेसिक स्लग की हल्की फुल्की मात्राएं देख लेना। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में अविलेय, जल एवं साइट्रिक अम्ल दोनों में अविलेय, दोनों में ही नहीं घुलते, इनको विशेष चीज में घोलकर और फिर जो फसलों में काम में लिया जाता है। और दोस्तों इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं वो है रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। और रॉक फॉस्फेट क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्लीय मृदाओं का सुधार करता है। इसमें फास्फोरस होता है 20 से 40 और कैल्शियम लगभग वही आपका 33 के आसपास पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट इसमें यहां नोट डाल लेंगे, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। कौन सी मृदाओं का सुधार कर देगा? ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर 2018 में आ चुका है, अम्लीय मृदाओं का सुधार, अम्लीय मृदाओं का सुधार कर देगा ये। तो ये आ गया आपका रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के बाद में कुछ रॉ बोन मिल्स होती है, यानी कच्ची जैसे हड्डियां होती है ना, मानव की हड्डियों में पाया जाता तो है फास्फोरस, लेकिन ये मजबूत किससे होती? कैल्शियम से। जैसे दाह संस्कार जो होता है उसके बाद में अगर आदमी का जो शरीर होता है, अग्नि होती है, उसमें से शमशान घाट में से जो चमकता हुआ दिखाई देता है उसका कारण ये है कि हड्डियों में फास्फोरस होता है और फास्फोरस चमक के लिए उत्तरदायी है ना। इसलिए जो हड्डियां होती है, हड्डियां भी दो प्रकार की होती है, कच्ची होती है और एक उनको भाप पे सेक लेते हैं तो वो हो जाती है स्टिम्ड बॉन मील, यानी भाप उपचारित हड्डियां। तो पहले मैं लिख लेता हूं रॉक फॉस्फेट के बाद में दोस्तों 2 नंबर पे है कच्ची अस्थि चूर्ण। अस्थि किसको कहते हैं? हड्डियों को। वो कहते हैं ना अस्थि पंजर एक कर दूंगा, यानी हड्डियां वड्डियां सारी एक है ना, तो ये होता है कच्ची अस्थि चूर्ण। और इनको अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहो तो होता है रॉ बोन मील, रॉ बोन मील या कच्ची अस्थि चूर्ण इनको बोलते हैं। इनमें नाइट्रोजन कम होता है लेकिन फास्फोरस ज्यादा होता है ना। नाइट्रोजन तो यही कोई 3-4%, 2-3% के आसपास होगा, लेकिन फास्फोरस जो है 20 से 25% के आसपास पाया जाता है। फिर इन हड्डियों को अपन उपचारित कर देंगे भाप में, है ना। तो 3 नंबर पे लिख लेंगे भाप उपचारित, भाप उपचारित अस्थि चूर्ण, भाप उपचारित अस्थि चूर्ण, स्टिम्ड बॉन मील, स्टिम्ड बॉन मील। अब उपचार करने से इसमें फास्फोरस की मात्रा तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन नाइट्रोजन की कम हो जाएगी, है ना। तो नाइट्रोजन हो जाएगा 1 से 2% और फास्फोरस हो जाएगा आपका 20 से 30 या 25 से 30% के आसपास। तो ये जो भी है, जैसे रॉक फॉस्फेट है, कच्ची अस्थि चूर्ण है, इसके बाद में जो स्टिम्ड बॉन मील है, ये सारे के सारे जो है दोनों में ना तो पानी में घुलते ना ही साइट्रिक अम्ल में घुलते, इनमें पोषक तत्व हो गए। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले बायो सुपर, बायो सुपर के बारे में अगर पूछ ले
तो बायो सुपर में क्या क्या कंटेंट होता है? बायो सुपर में होता है सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट के अलावा इसमें होता है आपका बायो सुपर, एक्चुअली सॉरी, बायो सुपर में आपका, एक मिनट एक मिनट, बायो सुपर में आपका एक तो होता है रॉक फॉस्फेट, है ना, ये ले लेते हैं। एक तो होता है रॉक फॉस्फेट और एक होता है उसमें सल्फर, है ना, गंधक तत्व होता है, सल्फर एलिमेंट होता है। और एक होता है उसमें थायोबेसिलस जो आपका सल्फर वाला जीवाणु है, प्लस थायोबेसिलस बैक्टीरिया, थायोबेसिलस बैक्टीरिया, थायोबेसिलस जीवाणु, ये दोनों तीनों चीजें होती है। तो भैया ये आपके जितने भी फॉस्फेट वाले उर्वरक थे उनको अपने वर्गीकरण करके उनमें पोषक तत्व कर लिए, पानी में घुलने वाले, साइट्रिक अम्ल में घुलने वाले, दोनों में नहीं घुलने वाले, है ना। अब नेक्स्ट अपना जो इसी में रहेगा वो रहेंगे अब पोटेशियम युक्त उर्वरक। कौन से रहेंगे? पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम युक्त उर्वरकों में अपने दो सिलेबस में दे रखे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर पे पोटेशियम युक्त उर्वरक जो आता है उसका नाम है भैया MOP, और दो नंबर पे जो आता है उसका नाम है HOP। अब अगर इनकी फुल फॉर्म अपन करते हैं तो इनकी फुल फॉर्म होती है भैया, MOP का मतलब होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, P फॉर POTASH, पोटाश। और इसकी होती है सल्फेट ऑफ पोटाश। फिर बात करते हैं अपने सूत्र की, केमिकल फॉर्मूला की, रासायनिक सूत्र। इसका होता है KCl, बोले तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4, बोले तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। एक है KCl है, एक है K2SO4 है। इसके बाद में दोस्तों देखिए इनमें अपन पोषक तत्व कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए आप क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड का तो कोई महत्व नहीं रहता है, ये तो फसलों की गुणवत्ता को खराब करेगा। और पोटेशियम इसमें जो होता है पोषक तत्वों में K बराबर लिख देंगे 60%। पोटेशियम कितना होता है? 60%। और मैं यूं कह सकता हूं सर्वाधिक पोटेशियम वाला उर्वरक है, सर्वाधिक पोटेशियम वाला उर्वरक कौन सा है आपका? वो है आपका KCl है। अब इसमें जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड क्या करते हैं, कुछ फसलों की गुणवत्ता खराब करते हैं, फसलों की गुणवत्ता, गुणवत्ता खराब करना। ये जो क्लोराइड आयन है इसमें ये फसलों की गुणवत्ता खराब कर देते हैं। किस किस फसल में क्या क्या गुणवत्ता खराब करते हैं दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आलू में स्टार्च बनने को रोक देगा, आलू में स्टार्च को रोक देगा। इसके अलावा जैसे ये कर देगा गन्ना में शर्करा बनने को रोक देगा, गन्ना चुकंदर में, है ना। इसके बाद में ये कर देगा आपके तंबाकू में निकोटीन, तंबाकू में किसको बनने को रोक देगा? ये निकोटीन बनने को रोक देगा। तो कुल मिला के इन फसलों में, आलू में, गन्ना में, तंबाकू में, इनमें आप जो है एमओपी का प्रयोग नहीं कर सकते। कई बार तो सूत्र ही पूछ लेता है, एमओपी का सूत्र क्या होता है? KCl। इसमें पोटेशियम कितना होता है? 60, यानी हाईएस्ट पोटेशियम, पोटेशियम जो फर्टिलाइजर है ना वो आपका एमओपी या KCl होगा। इसके अलावा अगर इसका फिजिकल अपीयरेंस आपसे पूछ लें कि ये दिखने में कैसा है, होता कैसा है, तो एक्चुअल में ये कैसा होता है? नमक और मिर्च के मिश्रण जैसा, नमक प्लस मिर्च के मिश्रण जैसा।
नमक और मिर्च का जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, इसके जैसा ये दिखाई देता है। जैसे अपनी मसालादानी होती है, उसमें मिर्च वाला जो कॉर्नर होता है, उसमें अगर जैसे मान लो नमक मिल गया तो दोनों का बराबर बराबर पोर्शन हो, थोड़ा थोड़ा लाल लाल, थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद, तो इसका ऐसा फिजिकल अपीयरेंस होता है ना। अब अपन आ जाते हैं वापस एसओपी पे। एसओपी में सूत्र तक चले गए थे। सूत्र के बाद में इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? पोषक तत्व। क्या पढ़ेंगे भाई? पोषक तत्व। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, ये तो रहा पोटेशियम और ये रहा इसमें सल्फर, तो दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। पोटेशियम तो होगा इसमें 48 से 50%, 48 से 50, और इसमें जो सल्फर होगा वो सल्फर होगा आपके 17.5%। सल्फर कितना होगा? 17.5%। तो इसमें दो चीजें हो गई। अब देखिए यहां एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको आलू हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, तंबाकू, इनमें अगर पोटेशियम वाला उर्वरक डालना हो तो आप अगर एमओपी डाल देंगे तो ये क्लोराइड इनकी गुणवत्ता को खराब कर देगा। तो आलू, गन्ना, चुकंदर आदि में सबसे अच्छा पोटेशियम युक्त उर्वरक है, सबसे अच्छा पोटेशियम युक्त उर्वरक है, पोटेशियम युक्त उर्वरक है। कौन है भाई? एसओपी है ना। तो ये एमओपी और एसओपी की थोड़ी सी हमने हल्की सी डिटेल जो है देख ली है। इनके रासायनिक सूत्र क्या क्या है, इसके अलावा इनमें जो है कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन सी फसलों के लिए ठीक है और कौन कौन सी फसलों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो ये अपन ने जो थोड़ा सा देखा है। अब इसके बाद में जो है अपन वैसे आपके सुपरवाइजर और जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अपन थोड़े से एक अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, तो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले उर्वरकों को भी एक बार अपन देख लेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर है ना, तो कुछ एक के मैं फटाफट नाम लिख देता हूं, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, और पूछ भी ले तो आप एक बार इसको लर्न कर लेंगे। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं तो एक आता है बोरेक्स, बोरेक्स है ना। और बोरेक्स जो है बाजार में किस नाम से मिलता है? सुहागा। किस नाम से मिलता है? सुहागा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बोरेक्स मतलब बोरोन होगा है ना, तो आप लोग इसमें लिख लेंगे बोरोन इज इक्वल टू 11%, 11% उसमें बोरोन पाया जाता है। बोरोन की वजह से फल फट जाते हैं, अनार का फट जाता है, बेलपत्र का, टमाटर का, है ना, तो उसमें आप बोरेक्स का स्प्रे करें। फिर 2 नंबर पे आता है फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट, ये 2 नंबर पे आ गया FeSO4 या आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में फेरस होता है 19% है ना। फटाफट 5 आते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इनको आप देख लें। फेरस सल्फेट हो गया। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके आता है जैसे कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में जो है 24% कॉपर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट में 24% है ना, ये भी फर्टिलाइजर है, लेकिन ये सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसके बाद में जो मैग्नीज सल्फेट है MnSO4, इसमें 30.5% होता है। MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, इसमें Mn होता है कितना? 33.5% होता है, 33.5। फिर इसके बाद में जो आता है आपका जिंक, जिंक सल्फेट 2 प्रकार का होता है, इनके बाद में आगे बता रहा हूं। एक तो जिंक सल्फेट होता है जिसमें 7H2O लगा रहता है। 7H2O को क्या बोलते हैं? हेप्टा हाइड्रेट। जिसमें 7H2O रहेगा ZnSO4 प्लस 7H2O, उसमें तो जिंक 21%, और जिसमें एक ही रहेगा वो हो जाएगी 33 से 35। तो पहले पढ़ेंगे ZnSO4 और H2O, तो ये हो गया आपका जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। समझ रहे हो? जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिसमें जल की मात्रा कम है, मोनो यानी एक ही है, उसमें जिंक की मात्रा ज्यादा है बच्चों। इसमें जिंक जो है वो है 33 से 35%, 33 से 35। लेकिन एक कंडीशन में 7 जल के अणु जुड़ जाएंगे। देखो दूसरा क्या हो जाएगा? ZnSO4.7H2O, 7 जल के अणु जुड़े तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट हेप्टा
हेप्टा यानी 7, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टा डॉक नॉन 10, है ना। तो ये चलता है ना, तो ये हेप्टा हो जाएगा। हेप्टा में अब जैसे ही हेप्टा आएगा तो जिंक हो जाएगा आपका 21%। थोड़ा सा देख लेना, ये बराबर का चिन्ह है, डोंट गेट कंफ्यूज। 21% हो जाएगा। इसके बाद में जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आता है Zn 78%। और लास्ट में जो महत्वपूर्ण है अमोनियम मोलिब्डेट, ये पूछा जा सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनियम मोलिब्डेट। अभी जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं बच्चों के, बीएससी वाले बच्चों के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी अलग अलग सेमेस्टर चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उनमें ये एक फिल इन द ब्लैंक में पूछा हुआ है, कोई सॉइल साइंस का कोर्स था ना। तो अमोनियम मोलिब्डेट में जो मोलिब्डेनम है वो 52% होता है, और नाइट्रोजन कम होती है, 6-7% के आसपास होती है। तो अमोनियम मोलिब्डेट हो गया। तो ऐसे करके आप सूक्ष्म पोषक तत्वों को एक बार देख लेंगे। बोरेक्स में 11 है, फेरस सल्फेट में 19 है, मोटे मोटे देख लेंगे ना, आइडिया एक बार, है ना। फिर इसके बाद में चलते हैं अपने उर्वरकों में, कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स आते हैं, परिवर्तन गुणांक, है ना। तो अब लिख लेंगे अपन पोषक तत्वों के परिवर्तन गुणांक, कन्वर्जन फैक्टर्स, है ना। इनमें आप थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाली चीज है, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे ज्यादातर उर्वरकों में अपन पढ़ते तो पी है, लेकिन होता P2O है। जैसे मान लो अगर P2O परसेंट में दे रखा हो और उसको फास्फोरस में बदलना हो, P2O प्रतिशत में दे रखा है, या P2O5 बोल सकते हो आप पूरा। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकना। आप P2O यूं ले सकते हो, P2O5 ये दे रखा है और परसेंट में है। इसको फास्फोरस में बदलना हो तो इसको फास्फोरस में बदलने के लिए जो फास्फोरस की वैल्यू है उससे अपन कितने से गुणा कर देंगे, 2.29 से। P2O5 को फास्फोरस में बदलना हो P प्रतिशत में, तो 2.29 से गुणा कर देंगे। और सिर्फ P दिया हुआ हो, अगर P दे रखा हो, फास्फोरस परसेंट में दे रखा हो, और इसको P2O5 में बदलना हो, P2O5 तो गुणा, तो ये गुणा हो जाएगा 0.43 से। कितने से हो जाएगा, 0.43 से हो जाएगा। ऐसे ही फिर अपने नत्रजन में आ जाओ आप, उसमें सॉरी पोटेशियम में आ जाओ। तो पोटेशियम में अगर आपको K2O दे रखा है, K2O परसेंट में दे रखा है, तो K में बदलने के लिए K परसेंट गुणा इसको कर देंगे 1.20 से। और अगर आपको K में दे रखा है K परसेंट में, तो K2O को गुणा कर देंगे अपन 0.83 से, 0.83 से कर देंगे। और ऐसे ही अगर आपका ऑर्गेनिक मटेरियल OM, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर है, और उस ऑर्गेनिक मैटर को आपको ऑर्गेनिक कार्बन में बदलना है, OC में, तो आप उसमें कितने से गुणा कर देंगे, 1.724। ये 1.724 क्या है, ये बेमलेन कारक है। क्या है ये, बेमलेन कारक है। चूंकि किसी भी कार्बनिक पदार्थ में 58% कार्बन होती है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ में कितनी होती है, 58% कार्बन होता है। तो इस 58 का भाग कितने में देते हैं, 100 में दिया जाता है। तो 1.74 ये आपका जो है फैक्टर आता है ना। तो अब इसका उल्टा कर देंगे, अगर OC है ऑर्गेनिक कार्बन, इसको ऑर्गेनिक मैटर में बदलना हो तो गुणा कर देंगे 0.58 से गुणा कर देंगे, है ना। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा टिपिकल सा है आपके जेट के और सुपरवाइजर के हिसाब से। लेकिन खुदा न खास्ता आ जाए, जैसे अपन जो कट्टे के ऊपर फास्फोरस देखते हैं ना DAP पे, वो P नहीं लिखी हुई आती, वो P2O5 में आती है। जैसे मैं कहूंगी 46% P2O5, अब मैं इसको सिर्फ फास्फोरस में बदलना चाहूं, फास्फोरस में, तो जो मात्रा दी हुई है, जैसे 46% दे रखी है मान लो, है ना, और मैं इसको प्योर फास्फोरस में बदलना चाहता हूं, तो यहां P2O5 बराबर फास्फोरस में यहां इसको रखकर और इतने से गुणा कर दूंगा, तो वो किस में आ जाएगी, आपके इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही आप इन चारों की निकाल लेंगे, एक बार लर्न कर लेना या फिर इसको रट लेना, है ना। बाद में जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन पोषक तत्वों के देने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।